योगी आदित्यनाथ का राइज आपसे समझे, उस एरा की बात करना चाहता हूं जब वो उतने पावरफुल नहीं थे। जब वहां पे गैंग वॉर्स उस लाइन्स पे होने लगे जिसमें मुख्तार अंसारी आ गया, अतीक अहमद आ गए, तो आप देखेंगे एक बहुत स्ट्रांग राइवलरी होने लगी। और उस राइवलरी से मुझे लगता है फिर उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बना दी, वहां पे एक अपना ही संगठन खड़ा कर दिया। तब तक भी मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ एक प्रकार से अंडरडॉग थे। फिर से वो लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा इशू था, किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता था कि बिहार में कोई बाहुबली है, शहाबुद्दीन जैसा बाहुबली है, या पप्पू यादव है, आनंद मोहन है, इनको कोई गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, क्रिमिनल तो ये लोग थे ही, बट कहीं ना कहीं वो क्या उसमें एक पर्सनल वेंडेटा था कि अगर मैं उस शिखर पे पहुंच जाऊं तो थोड़ी गंदगी तो साफ करनी पड़ेगी। 2005 में याद होगा आपको, जब हंग असेंबली थी बिहार में और रामविलास पासवान ने एक तरह से वीटो दे दिया था कि अगर मैं ऐसे समर्थन देने को तैयार नहीं हूं किसी को भी, लेकिन अगर आरजेडी कोई मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देगी तो मैं समर्थन दूंगा। नहीं तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग कब के जेल जा चुके हो। बिल्कुल 100 से ज्यादा केस थे अतीक अहमद पर, राइट, जिनके केसेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सारे जजेस रिक्यूज कर जाए सुनने से और उस पर फैसला देने से। सोचिए उस आदमी का क्या आतंक होगा। बिल्कुल। पुलिस वाले जिससे डरते थे, वो पुलिस वालों को बंधक बना लेता था, मार देता था। ये मुझे लगता है बहुत खतरनाक है। गिव अस सम इनसाइट ऑन यूपी की, यूपी कहाँ जा रहा है? योगी आदित्यनाथ का राइज आपसे समझे, नॉट हिज वर्किंग, आज क्या चल रहा है वो नहीं, उस एरा की बात करना चाहता हूं जब वो उतने पावरफुल नहीं थे, जब वो एमपी थे, या मे बी आप हमें और पीछे ले जाए जब वो एमपी भी नहीं थे। तो योगी जी गोरखपुर मठ से आते हैं जी, उसके महंत हैं। उनके जो गुरु थे, है ना, योगी जो गोरखपुर मठ के, वो भी पॉलिटिकली एक्टिव थे, एमपी भी रहे हैं। और एक तरह से आप देखेंगे जो पूरा पूर्वांचल है उसमें, पूर्वांचल का थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है बाहुबल का, राइट। और जितने भी आप चाहे वो गोरखपुर देख लें, आसपास में आप चाहे इलाहाबाद देख लें, चाहे आप आसपास में बस्ती देख लें, ये सारे जितने भी जिले आप पूर्वांचल के जो बोलते हैं, उसमें आपको हर जिले में करीब करीब कोई ना कोई एक बाहुबली मिल जाएगा जो 70 के 80 के दशक में जिसने राइज किया और अपना एक साम्राज्य खड़ा किया जी। इन सब के बीच गोरखपुर मठ का अपना एक बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रहा है। वो इन्फ्लुएंस इसलिए भी रहा है क्योंकि मठ है तो एक लोगों का ऐसी श्रद्धा है उसके प्रति, लोग जुड़े हैं उसके साथ। और दूसरा, जब लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ और वो किसी चीज के लिए खड़ा होता है, किसी एक सर्टेन इशू के लिए खड़ा होता है, तो काफी सारे लोग उसके साथ आते हैं और इसी के कारण उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। तो योगी आदित्यनाथ उसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आते हैं और मैं कहूंगा कि शुरुआती उनकी जो सक्सेस है एक एमपी, वो उनसे ज्यादा आपको उस मठ को एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, राइट। तो एक बहुत यंग एज में एमपी बन जाते हैं और लेकिन थोड़ा बाद में क्या होता है कि उनकी जो खुद के आप देखेंगे कैंपेन्स रहे हैं या एक प्रकार से एक्टिविज्म रहा है, वो उस क्षेत्र में हिंदू हितों के लिए रहा है, राइट। और जब वहां पे गैंग वॉर्स उस लाइन्स पे होने लगे जिसमें मुख्तार अंसारी आ गया, अतीक अहमद आ गए, तो आप देखेंगे एक बहुत स्ट्रांग राइवलरी होने लगी। बहुत स्पेसिफिकली मुख्तार अंसारी बनाम एक तरफ से मठ या योगी आदित्यनाथ, आप उनको मठ के तौर पर अगर रिप्रेजेंट करें तो। और उसमें कहानियां भी हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ को एक बार तो एक्चुअली घेर कर मारने की कोशिश की गई जब उनका कारवां जा रहा था और चारों तरफ से घेर लिया गया था और फिर वो किसी प्रकार से बच पाए थे। और उस राइवलरी से मुझे लगता है फिर उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बना दी, वहां पे एक अपना ही संगठन खड़ा कर दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी चाहे मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मैं हिंदुत्व के लिए वहां पे इस पूर्वांचल क्षेत्र में अपना काम करूंगा, गोरखपुर क्षेत्र में। और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में इतना स्ट्रांग हो गई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कम से कम गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पे उसके अपने एक्टिविज्म होते थे, खासकर हिंदू हितों के लिए। तो उससे मुझे लगता है वो धीरे धीरे उनका वो जो राइज हुआ एज ए एमपी भी आप देखेंगे तो उनके भाषणों को अगर आप देखेंगे, जब वो पार्लियामेंट में गए एक नॉर्मल एमपी की तरह, जब मंत्री या कुछ नहीं थे, उन भाषणों में भी आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा दूसरे एमपी से। जो ओजस्विता तो एक बात है, अब भाषा की क्लैरिटी दूसरी बात है, लेकिन एक क्लैरिटी ऑफ थॉट की भी वो दिखेगी इतने यंग एज में इनफैक्ट। तो मुझे लगता है वो बहुत पहले से दिखने लगा था कि इस व्यक्ति में कुछ तो वैसा है। और 17 आते आते जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं विधानसभा के और भाजपा जीत कर आती है और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए मंत्रणा एक प्रकार से शुरू होती है, तब तक भी मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ एक प्रकार से अंडरडॉग थे। मतलब
शायद ही किसी ने उस समय तक सोचा था कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी। बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही थी, इनके नाम की चर्चा शायद सबसे आखिरी में होगी इनकी। बट एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया जाता है और उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो यंग है, यंग होते हुए एक हिंदुत्ववादी छवि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जो पूरा अयोध्या मूवमेंट हुआ जी, वो वहीं से हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो हमेशा से हिंदू मुस्लिम तनाव के एक तरह से छत्र छाया में रहा है। तो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश अगर आप ऐसे भी देखें तो भारत में जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसका गढ़ एक प्रकार से रहा है। वहीं पे कार सेवकों की हत्या करवाई गई थी जब मुलायम जी की सरकार थी, तो गोली चलाई गई। वहीं पे जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। तो उस हिसाब से वो एक फिट थे कि एक वो हिंदुत्ववादी छवि थी। दूसरा यंग थे बहुत। तीसरा पूर्वांचल से आते हैं, पॉलिटिकली बहुत रिलेवेंट है, पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट है। मुझे लगता है कि उसका बहुत ज्यादा असर बिहार के पॉलिटिक्स में ही पड़ता है। पूर्वांचल को आप देखेंगे तो कल्चरली काफी सिमिलर है थोड़ा बिहार से, राइट। भाषा भी अगर आप देखेंगे तो जो पूर्वांचल के काफी सारे जिले हैं, जो देवरिया, बलिया, गाजीपुर ले लीजिए, तो आप भोजपुरी वहां भी बोली जाती है, जो भोजपुर का क्षेत्र है। तो उस हिसाब से बहुत। और अब हाइंडसाइट में जब आप देखते हैं कि वो डिसीजन सही था या नहीं, तो आपको लगता है कि जिसने भी लिया बहुत ही सही डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन, बहुत, है ना। और वो अब बहुत सक्सेसफुल प्रूव होता हुआ दिखता है वो डिसीजन। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो गया। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यस, आई एग्री। मुख्तार अंसारी का तो जेल में ही देहांत हुआ जी, और जब हम देखते हैं कि अतीक अहमद का तो पूरा हमने लाइव न्यूज में ही देखा उनका कैसा क्या कारवां रहा। तो एक बहुत बड़ी राइवलरी थी। ऐसा भी सुना गया है कि गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनकी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाता था बाहर, जिसको लेके ये बहुत हताश भी हुए थे। तो कहीं ठीक है, क्रिमिनल तो ये लोग थे ही, एंटी एलिमेंट ऑफ सोसाइटी थे ही, बट कहीं ना कहीं वो क्या उसमें एक पर्सनल वेंडेटा था कि क्या अगर मैं उस शिखर पे पहुंच जाऊं तो थोड़ी गंदगी तो साफ करनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा पर्सनल वेंडेटा से ज्यादा, चूंकि आपने चीजों को इतने सामने से देख रखा है जी, तो आप उसकी पूरी गंदगी जानते हैं। बिल्कुल। जैसे एक है कि तीसरे व्यक्ति सुनकर, पढ़कर, दूसरों से सुनकर जान रहे हैं कि अच्छा कितना खूंखार है वो व्यक्ति या कितने क्राइम्स के, हमें उसका नंबर पता हो सकता है कि अच्छा 100 केसेस थे। लेकिन जो व्यक्ति वहां उससे लड़ा है उसे एक्चुअली पता होगा कि इस व्यक्ति ने किस हद तक गंदगी मचाई है या किस तरह के क्राइम्स किए हैं। जी। तो मुझे लगता है कि रादर देन वो पर्सनल वेंडेटा, शायद वो रहा होगा कि जब मैं आऊंगा तो ये जो गंदगी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो नाम कुछ भी हो और जितनों ने फैलाई है, वो उसकी सफाई होनी चाहिए, राइट। और उसमें मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी जेल में मरे तो नेचुरल कॉजेस से मरे, राइट। जेल जाना तो वो तो लॉ का प्रोसेस है। अगर वो तब तक नहीं गए थे जेल तो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि जो सक्सेसिव सरकारें थी उसका प्रश्रय प्राप्त था, है ना। नहीं तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग कब के जेल जा चुके हो। बिल्कुल 100 से ज्यादा केस थे अतीक अहमद पर, राइट, जिनके केसेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सारे जजेस रिक्यूज कर जाए सुनने से और उस पर फैसला देने से। सोचिए उस आदमी का क्या आतंक होगा। बिल्कुल। पुलिस वाले जिससे डरते थे वो पुलिस वालों को बंधक बना लेता था, मार देता था, राइट। तो कब के जेल में होने चाहिए थे। इन्होंने वही किया जो एक्चुअली शायद किसी भी चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। बहुत नॉर्मली लॉ विल टेक इट्स ड्यू कोर्स। अगर कोई है किसी पर आरोप, अगर एफआईआर हुआ है, चार्जशीट हुई है, वो जेल जाएगा, उस पर ट्रायल चलेगा, राइट। गिव अस सम इनसाइट ऑन यूपी की। यूपी कहाँ जा रहा है अभी? सबसे बड़ा मुझे लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोग्रेस, सक्सेस, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले आता है सिंपल राइट टू लिव, राइट, कि किसी भी स्टेट में आप शांति से ये कह सके कि हाँ मैं यहाँ रह सकता हूँ। रहने का मतलब कि मैं नॉर्मल अपनी चीजें कर सकता हूँ, मेरा बच्चा स्कूल जा सकता है, मैं काम पे जा सकता हूँ, मैं लौट सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बिल्कुल, महिलाएं बाजार जा सकती है। ये राइट टू लिव उससे पहले आता है, सेफ्टी सिक्योरिटी, है ना। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक प्रोसेसेस, अगर कुछ हुआ तो थाना में जाके कंप्लेन कर सकता हूँ, अगर थाना ने कंप्लेन ले लिया फिर कोर्ट्स में जाएगा तो सुनवाई होगी। ये बेसिक जो एक समाज का प्रोसेस है, अगर आप इसे भी सेट कर पाते हैं तो बाकी लोगों को ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है आप में, आपके राज्य में। वो आना चाहते हैं आपके राज्य, उससे पहले वो आपके राज्य में ही आने से डरते हैं। तो मुझे लगता है 17 के बाद जो बहुत बड़ा चेंज आया, और वो सब मानते हैं, उनके सबसे घोर विरोधी भी मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में मैसिव चेंज आया। क्योंकि आप देखेंगे 2000, एक तो पहले भी जब भी सरकारें रही हैं समाजवादी पार्टी की, बहुत स्पेसिफिकली, इनफैक्ट आप मान सकते हैं कि मायावती जी की सरकारों में ज्यादा बेहतर लॉ एंड ऑर्डर रहे। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, क्योंकि उस सरकार में ही इतने एक से एक धुरंधर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की कोई बात ही नहीं हो सकती थी। 12 से 17 में भी अगर आप देखेंगे तो एक तरह से आतंक मचाया हुआ था इन सभी लोगों ने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार। तो सबसे पहले उस इमेज से बाहर लाना
और कहना कि यहाँ पे गुंडों की सरकार नहीं चलती है, एक एक्चुअल सरकार चलती है, और कोई अगर बदमाशी करेगा और उस प्रकार के बयान दे देना कि अगर कोई गुंडे ही करेगा तो मिट्टी में मिला देंगे, सदन में खड़े होकर बोलना, ये अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है लोगों को कि ही इज वेरी सीरियस अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, एक्सेप्शंस नहीं ले रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे। वो बहुत अच्छे से हुआ है 17 के बाद, और चूंकि वो पिछले 7-8 सालों में हुआ है, कंटिन्यूटी रही है उसमें। अगर वो ब्रेक हो जाता तो फिर से क्योंकि लोग भी थोड़ा ना टाइम लेते हैं विश्वास करने में, देखने में। नहीं तो क्या होता है ना, सरकार बदलती है तो फिर से वापस माहौल वैसे भी हो सकता है। अब वो हुआ है तो बहुत लोगों का ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है उस राज्य में कि देयर इज अ गवर्नमेंट विच विल सपोर्ट अस, अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो, जनरली होनी नहीं चाहिए। दूसरा, एक जो फोकस है उनका बहुत अच्छा मुझे लगता है। कई बार लोग ये कहते हैं ना कि एज अ योगी, ठीक है आप लॉ एंड ऑर्डर की तो बात कर लोगे, हिंदुत्व की बात कर लोगे, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की कैसे बात करोगे, आप इंडस्ट्रीज की कैसे बात करोगे, एंड सो ऑन। मैं बहुत अच्छा का एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनका एक स्टार्टअप है, काफी बड़ा स्टार्टअप है नोएडा में, राइट, एडवर्ब करके, और वो इंडस्ट्री 4.0 पे काम करते हैं, जो ऑटोमेटिक रोबोट्स लाइंस पे जो कंट्रोल करती हैं उस पे काम करते हैं वो लोग, उसके लिए वो लोग सोल्यूशंस बनाते हैं जी। योगी जी उसके एक सेक्शन के उद्घाटन में गए थे, वो जो फैक्ट्री एक्सपैंड हो रही थी तो उसका एक सेक्शन बना, उद्घाटन में गए, और जब वो उद्घाटन में पहुंचते हैं वहां पे और अपनी गाड़ी से उतरते हैं जैसी, और उतरते के साथ जैसे उनको ग्रीट किया जाता है, पहला सवाल जो पूछते हैं वहां के जो को फाउंडर थे उनसे कि आप लोगों के पास कितने पेटेंट्स हैं, है ना। कोई और सवाल नहीं पूछते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसा है, कब से हो। पहला सवाल है कि आप लोगों के पास कितने पेटेंट्स हैं। तो जिस व्यक्ति को इस बात की समझ है कि इंडस्ट्री 4.0 वाले कंपनी में पेटेंट का बहुत ज्यादा महत्व होगा, ये लोग जितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे, ये कंपनी उतनी अच्छी करेगी, उतनी कटिंग एज होगी। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आई इससे मतलब नहीं है, हो सकता है उन्होंने मेहनत करी हो, उन्होंने किसी से समझने की कोशिश करी हो, उन्होंने गैदर किया हो इन्फॉर्मेशन, बट व्हाट इज अप्रिशिएबल कि उस व्यक्ति ने उतना मेहनत करके समझा बिल्कुल कि इसका महत्व है, और उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बात की कि अच्छा कितने पेटेंट्स मिल चुके हैं, कितने अंडर प्रोसेस हैं, पेटेंट्स मिलने में दिक्कत हो रही है क्या, कितना टाइम लगता है पेटेंट मिलने में। दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट। अगर आपको याद होगा 10 साल पहले आप चले जाओ, पेटेंट मिलने में 2-2 साल लग जाते थे, राइट। तो उन्होंने पूछा कितना टाइम लग रहा है पेटेंट मिलने में, अभी जो हम लोगों ने प्रोसेस में सुधार किया उससे पेटेंट जल्दी मिल रहे हैं क्या। That's a feedback on the process itself, right? एक एफिशिएंट पर्सन की बात लगती है। करेक्ट। उन्होंने पूरी फैक्ट्री घूमी, एक एक चीज पे सवाल किया, राइट। तो ये टेम्परामेंट, ये थॉट प्रोसेस, रादर देन दूसरी तरफ कोई आए और खाए पिए फीता काटे और चल एक नेता की तरह, दैट्स द डिफरेंस। और वो बाकी चीजों में दिख रही है। देखिए अभी हम जब भी यूपी की बात करते हो, हर कोई इसी की बात करता है कि हाईवेज या क्या कितने अच्छे बन रहे हैं, जो हमारे रिलीजियस सेंटर्स थे वो क्या ब्यूटीफुली डेवलप हो रहे हैं। आज जो ट्रैफिक है, चाहे अयोध्या में, चाहे काशी में, चाहे कुंभ में जो ट्रैफिक हुआ, वो इम्पॉसिबल है, राइट। और वो लोग रिलीजियस टूरिज्म के एकदम एपिक्स के तौर पर डेवलप हो गए। आज पूरी की पूरी ईस्ट यूपी की इकोनॉमी एक तरह से समझ लीजिए रिलीजियस टूरिज्म पे चल रही है। श्योर है ना। और एक डेवलप होता है, जैसे लोग अगर अयोध्या जाते हैं या बनारस जाते हैं तो बगल में विंध्याचल भी चले जाते हैं, बिल्कुल पूरा सर्किट बनने लगती है आसपास में। तो आई थिंक दैट्स द स्टेट इज हेडेड इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। वो बढ़ भी रहा है, लोगों की आस्था भी बढ़ रही है, फेथ भी बढ़ रहा है। और हम अगर देखा जाए तो ये अगर बड़े बड़े टेम्पल्स नहीं, नॉर्मल टेम्पल्स में भी देखा जाए तो आजकल भीड़ ही भीड़ है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि योगी जी बहुत एंटी मुस्लिम है। तो मैं अयोध्या मल्टीपल टाइम्स 3 to 4 टाइम्स जा चुका हूँ अभी रिसेंट, जब से वो बना है या बन रहा था बोल सकते हैं। लोकल्स से भी बात हुई है, तो कुछ लोकल्स हमारे वहाँ पे एक ब्राह्मण मिश्रा जी थे, उनका ये कहना था कि ये आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो कि मुस्लिम लोगों को मारा जा रहा है। आप लोग अगर आके यहाँ डेटा चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ब्राह्मण भी एनकाउंटर हुए हैं और विकास दुबे का हुआ, और भूमियार भी एनकाउंटर हुए हैं, मुसलमान भी एनकाउंटर। तो क्राइम में रिलीजन और कास्ट की तो बात ही नहीं आई यहाँ, तो ये तो सफाई चालू है। तो ये जो एक योगी जी का जो एक पर्सोना एक जो क्रिएट किया जाता है कि योगी जी मुस्लिम देख के बुलडोजर चलवा देते हैं, या अब योगी जी मुस्लिमों के अगेंस्ट है, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि नहीं, यूपी की जो पिक्चर है वो आपको क्या दिखाई जा रही है, आपको कितना पता है, दैट इज डिफरेंट एंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। करेक्ट। सी हुआ क्या है ना, पिछले 70 वर्षों में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस और कुछ और सरकारें, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में, बिहार में आरजेडी की सरकार, इन लोगों ने ना एक तरह से बहुत ज्यादा, बंगाल में ममता दी की सरकार, मुस्लिम अपीजमेंट कितने एक्सट्रीम्स पे चले गए हैं ना कि हम लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है।
हम लोग फिर मानते हैं कि इक्वल ट्रीट करने का मतलब मुस्लिम्स को अपीज करना, विच इज नॉट ट्रू, राइट। अब आप अगर वक्फ के खिलाफ आप इतने बड़े बड़े आंदोलन निकाल रहे हैं, विथ व्हाट लॉजिक? जस्ट बिकॉज उसमें जो इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स हैं, उसमें भी आम मुस्लिम किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होने जा रहा, उसमें किसको नुकसान होगा? जो सबसे उसके बड़े इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज होल्ड कर करके रखे हुए उनके पास, उनको नुकसान होने जा रहा है जी। नाउ दोज आर इन्फ्लुएंशियल, तो इस पार्टी इस पर प्रेशर जाता है, तो ये पार्टीज अब वक्फ के खिलाफ निकल गई। जब एनआरसी आया तो क्या था? सिंपल कहा गया कि यार एक नेशनल रजिस्टर होता ही है, जो भी सिटीजन है इस कंट्री का हमें पता होना चाहिए। उसके खिलाफ आपने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। अभी एसआईआर में जब हो रहा है, सो व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोग ने बराबरी को एक्सट्रीम अपीजमेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया, उसको वो हमें नॉर्मल लगने लगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, सेंटर में देखिए, यूपी में देखिए, जहां भी, हमेशा स्टेटमेंट्स को देखिए, और एक तरफ अब इनके स्टेटमेंट्स को देखिए और उनके स्टेटमेंट्स को देखिए। जैसे अखिलेश क्या बोलेंगे? पीडीए है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप सब समाज की बात क्यों नहीं करते? आप ऐसे सिलेक्टिवली पिक क्यों कर रहे हैं सर्टेन सेक्शंस को? आरजेडी जाइए तो एमवाई है ना, और वो कर्नाटका में जाइए तो कांग्रेस का हिंडा। तो देर मेकिंग कॉम्बिनेशंस, उसमें अल्पसंख्यक है ही है। कभी भी बीजेपी का आपको एक स्टेटमेंट मुझे सुन के निकाल दीजिए जिसमें वो कहती है कि मेरा ये कॉम्बिनेशन है। नेवर। चाहे प्रधानमंत्री के मुंह से या किसी भी बड़े नेता के मुंह से आपको हमेशा वो फ्रेजेस सुनने मिलेंगे, सबका साथ सबका विकास, खत्म बात। आप कितना भी ब्लेम कर सकते हो, किसी एक जगह पे भी आप बता नहीं सकते हो कि कहा गया कि इनको हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं या इस ग्रुप को सिर्फ हम इंक्लूड करना चाहते हैं। दे आर सेइंग सब लोग बराबर, लेकिन सिंपल है बराबर, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किसी भी हाल में। और इसीलिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, जिसमें सो फॉर एग्जाम्पल शाहबानो का जब केस हुआ, इतना जेन्युइन केस है, वेर इन अ मुस्लिम विमेन जिसको तलाक दे दिया गया और जिसने एलिमनी मांगी और एलिमनी कोर्ट ने ग्रांट कर दी, खत्म हो गई बात वहीं पे। अब उसके खिलाफ आप पार्लियामेंट में जाके लॉ बना देते हैं, क्योंकि इसलिए कि मुस्लिम के कुछ जो क्लेरिक्स होंगे, जो कट्टरपंथी थी, वो नाराज हो गए थे कि हमारे एलिमनी नहीं दे सकते हैं। तो आप सिर्फ अपीज करने के चक्कर में इतने एक्सट्रीम्स पे जा चुके हैं ना, और हम भी अभ्यस्त हो चुके हैं वैसे ही देखने के कि अच्छा इनको तो चलता है, दो चार माफ कर देना पड़ता है इनका, विच इज नॉट ट्रू। एंड हेंस जब अब बहुत इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, लॉजिक पे जब जाया जा रहा है, सो फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक गया, यार एक ऐसा लॉ जो होना ही नहीं चाहिए था, जब देश आजाद हुआ था तभी खत्म कर देना चाहिए था। किसी भी लॉजिकल ह्यूमेन आदमी को आज से कुछ वर्ष दशकों बाद जब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे तो शर्म आएगी कि ऐसा लॉ होता था। ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोल देते थे और लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, ये कैसे संभव है? और हम लोग इसके साथ जिए जा रहे हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? सो हेंस आई थिंक वो एक ट्रांजिशन आया है और धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज होगा जी। मुझे लगता है चूंकि अभी तक हमें देखने की आदत नहीं थी इक्वल ट्रीटमेंट, हमें अपीसमेंट देखने की आदत थी, अब वो आदत धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और थोड़ा रेस्टलेस उधर भी है, तो वो रेस्टलेसनेस भी समय के साथ धीरे धीरे हाँ, क्योंकि अगेन वो भी अभ्यस्त हो चुके हैं ना स्पेशल ट्रीटमेंट के, राइट। वो एक तरह से वो होता ही है जैसे कि अपनी सरकार है। जैसे अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद इतना कुछ कर पाते थे तो क्यों कर पाते थे? क्योंकि उनको पता था मेरी सरकार है, मेरा कौन क्या कर लेगा। बिल्कुल। वो फोन कॉल्स है जिसमें अखिलेश यादव अतीक अहमद को बोल रहे हैं, वो मुस्लिम एक पुलिसमैन को पकड़ के रखे हुए है जो उसके यहाँ जाता है, उसको पकड़ के रख लिया है और अतीक अहमद बोल रहा है कि हम उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, और अखिलेश उसे प्लीड कर रहे हैं कि अतीक भाई छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको, किसी तरह छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए उसको। ऐसे भी दिन थे, राइट। तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट अब चला गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में ही काफी बहुत बड़ा चेंज आ चुका है ना। माइंडसेट में, मैं फिर से कर रहा हूँ, माइंडसेट में बहुत क्लियर है कि एक तो ना हम लोगों को, दूसरा हिंदूज को खास करके ना एक वो गिल्ट लेके हम चल रहे हैं बहुत वर्षों से। जैसे आपने जो कहा ना कि एक तो जो मतलब अभी बाद के जनरेशन्स थे, वो ना एक प्रकार से वो मंदिर जाने में, टीका लगाने में, कलावा बांधने में, कड़ा पहनने में अनकूल मान के चलते हैं। हाँ, कि ये कूल नहीं है, पुराने लोग करते हैं, ये तो रूढ़िवादिता है, राइट। उसका गिल्ट लेके चलते हैं। जो बाबरी ढांचा ढहा, उसका गिल्ट लेके हम लोग चलते हैं, व्हेन वी डू नॉट रियलाइज। इनफैक्ट अभी उन्होंने, चंद्रचूड़ ने अपने एक पॉडकास्ट में बोला ना कि जब बाबरी मस्जिद बना था और जो उसके पहले का ढांचा होगा, उस ढांचे को जब तोड़ के बनाया गया, वो पहला एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन था, नॉट दिस वन। श्योर। तो उसको तुम क्यों इनकार कर रहे हो? तो हम लोग गिल्ट लेके बहुत ज्यादा चल रहे हैं, राइट। एंड दैट गिल्ट समहाउ मुझे लगता है कि पिछले
इन 10 वर्षों में वो गिल्ट में कमी आई कि मैं क्यों मतलब गिल्टी फील करूँ यार हिंदू होने के लिए, या प्रैक्टिस करने के लिए, टीका लगाने के लिए, या मंदिर जा रहा हूँ तो मैं फोटो डालने से शर्माऊं कि नहीं ये तो कैसा लगेगा, मेरे जो कूल फ्रेंड्स है दिल्ली बॉम्बे वाले वो क्या फील करेंगे। उस माइंडसेट में बहुत अंदर आया। कई बार मूवीज भी ऐसे बनती थी जिसमें कि हिंदू गॉड्स का मजाक, आज अब तो पॉसिबल नहीं अब तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे मूवीज बनाएगा। तो या आई थिंक गवर्नमेंट एंड द आइडियोलॉजी काफी सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करती है जी। आज जैसे कि हम अगर रहमान डकैत का अगर ये मूवी का देखते हैं, बिकॉज उसका वो बलोच लिंक है, हमारा बलूचिस्तान का एक बहुत अच्छा संबंध है, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके करंट अफेयर्स या करंट सिचुएशन के हिसाब से भी आपको पोर्ट्रे किया जाता है। अब जैसे कि ये सब सरकार आई तो हमने कश्मीर फाइल्स देखी है ना, अजमेर फाइल्स देखी, तो अब है कि थोड़ा सा आई थिंक आई पर्सनली बिलीव कि अवेयरनेस जितना बढ़ते जा रहा है थैंक्स टू सोशल मीडिया, हिंदू उतने ही जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या टू मच ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी एक प्रॉब्लम होती है। Often what we have been doing is कि जो भी हमारे डार्क एक तरह से टॉपिक्स रहे हैं, इंसिडेंट्स रहे हैं जी, उसको हम स्वीपिंग अंडर द रग वाला काम करते रहे कि यार इस पे बात मत करो, ये इसके बात करने से ना कुछ लोगों को दुख होगा। जी, जी। तो हम कश्मीर के जेनोसाइड की बात ही नहीं करते हैं जी। जैसे कि हमारी गलती है। जो वहां से विस्थापित हुए उनको बात करने का हक नहीं, क्यों हक नहीं है? और अगर वो बात करें नहीं अब तो ये पुरानी बात हो गई, अब जाने दो, क्यों जाने दें? उनके जनरेशंस लॉस्ट हुए हैं उसमें, उनके परिवार विस्थापित हुए हैं, तो हम क्यों नहीं बात करेंगे उसकी? हमें तो सदियों तक बात करनी चाहिए उसकी, और ताकि उससे हम लेसन्स लेते रहें। राइट। अब 90 के दशक में बिहार में क्या हुआ, अरे उस समय का जंगल राज जाने दो, क्यों जाने दें? उसके कारण कितनी फैमिलीज है जो वहां से माइग्रेट कर गए, कभी वापस अपने घर नहीं गए, कितने लोगों की हत्या हो गई। तो हमें तो बात करनी चाहिए ताकि आगे वाले जनरेशंस में वो लेसन्स ले और याद रहे। जब कोई ये लोग में से ही आके बोले कल को कि नहीं हम सुधर गए, हम दूसरे हैं, तो विल रिमाइंड देम कि आपने क्या किया था। So let's not forget that. On my personal experience, I think कि 2014 लाइक गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से नक्सली जो आप नक्सलाइट बेल्ट्स बोलते हैं, नक्सलाइट रीजन्स बोलते हैं, आज के डेट में आई हैव बीन अ ट्रैवलर सिंस लास्ट 20 ईयर्स। पूरा काफ़ी इंडिया घुमा है रोड से। कई बार ऐसे जगह से गुजरना पड़ा है जहाँ की पहले ही बता दिया गया कि रात को 8 बजे के बाद आपको इस रोड से जाना नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी अनसेफ। एंड इंडिया हैड मल्टीपल रोड्स लाइक दैट विच वर प्रिटी। आज के डेट में आफ्टर 2014 आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन टू मेनी प्लेस। अब मुझे कहीं वो प्रॉब्लम सुनने में नहीं आती है कि ये रास्ता रात को ये रास्ता खराब है। कहीं ना कहीं ये क्रैकडाउन भी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली लिया नक्सल बेल्ट पे, इसका भी क्रेडिट बीजेपी को मिलना चाहिए। एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा एक मेजर हो चुका है जो बहुत लोगों को रियलाइज भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो नक्सलाइट बेल्ट ऑलमोस्ट इट्स लाइक डन। सरकार का ये रिजॉल्व है कि 31 मार्च 2026 तक जी नक्सलिज्म को देश से उखाड़ फेंकना है, यानी पूरा 100% 100%। और आप देखेंगे पिछले एक वर्ष में सिर्फ अगर आप पूरा रेड कॉरिडोर देखेंगे जो बोलते हैं, और उनका एक नारा होता था तिरुपति से पशुपति तक, जो तिरुपति आंध्रा से लेके साउथ से लेके पशुपति नेपाल तक, वो पूरा रेड कॉरिडोर उसको वो लेके चलते थे जी। उसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र का थोड़ा सा पोर्शन वो पूरा आता था जी। और इफेक्टेड जिलों में आप देखेंगे तो 100 से ऊपर जिले थे जो नक्सल इफेक्टेड, जिसको सरकार मानती थी कि नक्सल इफेक्टेड है। आज वो संख्या अंडर 10 आ गई है। पिछले एक वर्ष में आप देखेंगे कि जितने सबसे बड़े नक्सलाइट लीडर्स थे या तो मारे गए या सरेंडर कर चुके हैं। सोचिए एक सरकार के बस रिजॉल्व से इतने वर्षों से ये प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं, 70 के दशक से झेल रहे हैं, और सरकारों ने कभी बात करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। इतने बड़े बड़े हत्याकांड हुए, जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखिए जो झीरम घाटी हुआ, 73 लोग एक साथ मार दिए गए, और उसमें कांग्रेस का पूरा जो स्टेट का लीडरशिप था, सबसे प्रोमिनेंट लीडर सब एक साथ मार दिए गए। इतने बड़े बड़े घटना हुए, और उसके बाद भी हमने क्या किया कि सिलेक्टिवली 2-4 नक्सलाइट्स को पकड़ के मार दिया, फिर वही हालत हो गई, फिर उन्होंने उस एरियाज पे कैप्चर कर लिया। मैं छत्तीसगढ़ में रहा भी हूँ, घूमा भी हूँ, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छोड़ दे तो उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। वो जो शहर है आपका उतने ही भर आपके कंट्रोल में, बाकी पुलिस भी कहती है बाकी हम उधर जाते नहीं है, खत्म बात। बिल्कुल। आज के डेट में गिन के 3-4 जिले बच रहे हैं पूरे देश में जिसको हम अभी भी नक्सल इफेक्टेड मानते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, बड़े बड़े लीडर्स, जब हिडमा मरा इनफैक्ट, अब जो माओइस्ट हैं वो बोल रहे हैं, उन्होंने लेटर भेजा है सरकार को कि हमको थोड़ा सा बात कर लीजिए, हमें समय दे दीजिए। सरकार बोल रही है कोई बातचीत नहीं, या तो सरेंडर करो या तो मारे जाओगे। बातचीत करने की कोई लॉजिक ही नहीं आती ना, बात क्या करोगे तुम हमसे?
राइट? तुम्हारी जो आइडियोलॉजी है, वी कैन नॉट सपोर्ट दैट, राइट? सो इधर सरेंडर और गेट किल्ड। तो इसका असर पूरा आप देखिए कि जैसे पूरा बस्तर का रीजन है ना, आपके महाराष्ट्र में बगल में गच्चीरोली बोलते हैं जी, जो एक तरह से बॉर्डर है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना का। वो अपने आप में एकदम हब था नक्सलिज्म का। जब ये रीजन्स मुक्त होते हैं नक्सलाइट से जी, तो वहां पे फिर आप जितने विकास के काम होंगे, बेसिक इंडस्ट्रीज के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ के काम होंगे, सब आप करना शुरू कर सकते हो। बिल्कुल, राइट? और एक सरकार के बस एक बार ये रिजॉल्व है कि मैं खत्म कर रहा हूं 2 साल के अंदर, 1-1.5 साल में ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 31 से पहले खत्म हो जाएगा वो। मैं आपको 15 to 18 ईयर्स पुरानी बात बताता हूँ कि जब मेरे फादर जिंदा थे, वी हैड हमारा काम था सिंगरेनी कोलियरीज में। तो उस एरा में हमारे पास, हमको वीकली हफ्ता देना पड़ता था, हमारे पास नक्सलाइट लोग आते थे और उनका था, और हम नहीं करते थे, उनको पता था कि ये लोग ऑलरेडी इंटिमिडेटेड है, बस था कि उनको उनका वीकली हफ्ता उनको पहुंचना चाहिए, और वो नॉर्म था, वो ऐसा नहीं था कि हमारे लिए था, सबसे वो हर उस पर। तो जो आपका कहना है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सारे नक्सलाइट हटने से सबसे पहले तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया कहीं जाके शांति से काम कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट थे, इवन इन बिजनेस कम्युनिटी में भी बहुत नक्सलाइट बेल्ट का जो इशू था, बिल्कुल ये हम लोगों ने भी पर्सनली फेस किया। बट आज के डेट में जो मतलब एरियाज या जो रास्ते हम सुनते थे कि यहाँ रात को नहीं जाना है, आज आप रात को 3 बजे भी क्रॉस हो जाइए बिंदास, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, चाय की दुकान खुली मिलेगी उसी एरिया में जहाँ से आपको जाने को मना किया जाता था। लोकल कम्युनिटी सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है, राइट? वो चाय की दुकान भी तो वही खोलता है ना। बिल्कुल, क्योंकि लोकल का बेनिफिट तो तभी आएगा जब बाहर से पैसा आएगा। करेक्ट। और लोग अगर खौफ में रहेंगे तो आएगा आएगा। अच्छा, ये अब जैसे कि आप यूपी की बात करते हैं, सेम अब जहां आप बैठे हुए हैं, इसका इनॉग्रेशन लालू जी ने किया था 2000 में। अच्छा। हाँ, ये 2000 में लालू प्रसाद जी ने। बट हम सबको पता है कि लालू प्रसाद जी एक क्या कैरेक्टर है, क्या पर्सनालिटी है और उनके क्या हिस्ट्री है। बिहार की जो स्टैग्नेंसी है ग्रोथ की, आज मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं कि बिहार एग्रीकल्चरली वेरी हेल्दी स्टेट माना जाए, लेकिन मैं जब लास्ट टाइम अभी झारखंड में था, तो मैंने ये रियलाइज किया कि सब्जियां जो हैं, टमाटर प्याज, वो झारखंड में काफी सस्ती है बिहार से। तो मैं इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया, मैं समझ नहीं पाया क्या चल रहा है। तो मुझे बस यही समझा और समझाया लोगों ने कि भैया ये सब करप्शन है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो सब टमाटर आप यहाँ 60 रुपए की ले रहे हो, बिहार में ये 100 रुपए की है। मैं बोला जबकि उल्टा होना चाहिए, बिहार में सबसे सस्ती सब्जी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बिहार अभी भी व्हेन इट कम्स, इवन इफ यू कंपेयर यूपी एंड बिहार, तो बिहार काफी पीछे है अभी, अगर इस मामले में देखा जाए, सिचुएशनल इस सीन को देखा जाए। वेयर डू यू सी बिहार इन द नेक्स्ट 5 years? आपको क्या लगता है कि कैसा अभी बेटरमेंट होगा? सी अगेन, बिहार भी वैसे ही करीब करीब गर्द से या उससे ज्यादा गर्द से बाहर आया जैसे गर्द से यूपी बाहर आया। इनफैक्ट यूपी में तो वो जो बाहुबल कल्चर है वो आप पूर्वांचल में ज्यादातर देखेंगे। बिहार में तो पूरा बिहारी ग्रस्त था, राइट? और ना सिर्फ बाहुबल, बल्कि बिहार ने ऐसी चीजों को देखा जो दूसरे स्टेट्स में नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल कास्ट मैसेकर्स जो हुए, वो इंडिया के और किसी स्टेट में कभी नहीं हुआ। जो कास्ट आर्मीज बनी, नक्सलाइट की आर्मीज थी, और एक प्रकार से गांव गांव साफ कर दिए गए, जो वहाँ पे किडनैपिंग्स की इंडस्ट्री बनी, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा गर्द था, उसे कहते हैं, इकोनॉमिस्ट का एक बहुत अच्छा कोट था कि बिहार को एंशिएंट इंडिया में बिहार को भारत का हृदय माना जाता था। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया, नाउ इट्स सीन एज द आर्मपिट ऑफ इंडिया, राइट? 2005 में इकोनॉमिस्ट ने बोला था। तो उस गर्द से अगेन बाहर लाने के लिए मुझे लगता है जो पहले टर्म में नीतीश जी ने एफर्ट किया 2005 से 10 में, वो कमेंडेबल था, राइट? फिर से वो लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा इशू था, किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता था कि बिहार में कोई जो बाहुबली है, शहाबुद्दीन जैसा बाहुबली है, या पप्पू यादव है, या आनंद मोहन है, इनको कोई गिरफ्तार कर सकता है, right? वो सोच ही नहीं थी। तो वो सब गिरफ्तार हुए। जितने बड़े बाहुबली थे सब जेल गए, इरेस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी से आते थे। वो जेडीयू वाले भी सब जेल गए, उनके साथ वाले विधायक जेल गए, प्रभुनाथ सिंह जेल गए, आनंद मोहन जेल गए, जितने थे सब जेल गए क्रॉस पार्टी लाइंस। और उसके बाद जो उन्होंने स्टैब्लिश किया लॉ एंड ऑर्डर की क्लैरिटी, कि भाई गलती करोगे तो जाओगे, चाहे मेरी पार्टी से हो चाहे किसी पार्टी से। इसका क्रेडिट हमें नीतीश जी को बिल्कुल देना चाहिए। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड हैव पुल्ड इट ऑफ, एनीबडी एल्स इतनी क्विकली। 2 से 3 साल के अंदर आप 5 से आप 8 में जाइए,
बदल दिया लॉ एंड ऑर्डर इनफैक्ट उस व्यक्ति तो बेसिकली कहीं ना कहीं नीतीश जी जो आज जो भी उनका साम्राज्य है वो डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं, अरे उनकी any मेहनत है वो। एनी डे। सो व्हाट आई से, सी आप काम का क्रिटिसिज्म कर सकते हो कि और 5% जो होना चाहिए डिसीजन था, लेगा वो गलती हाँ, करेगा। नहीं बोल सकते हो कि थोड़ा और होना चाहिए था, जी जी बात के टर्म्स में थोड़ा कम हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, नीतीश जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, आज शायद हम वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, हम करंटली देख रहे हैं, तो शायद उस लेवल पे अप्रिसिएशन ना हो। कुछ दशकों के बाद अब जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आप नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा नेता मानोगे बिहार के इतिहास पर। एक ऐसा पॉइंट जो जिसने बिहार को काफी चेंज किया। मैं बोल तो रहा हूँ वो ही हैज ऑलरेडी रीच्ड दैट लेवल कि अब जैसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को बहुत टॉलिंग पर्सनालिटी बोला जाता है, कर्पूरी ठाकुर बड़े नेता थे, लालू प्रसाद यादव, ऐसे बहुत सारे नेता है, जगन्नाथ मिश्रा है। थोड़े से आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के जब आप देखा जाएगा तो सबसे पहला नाम बिहार से लिया जाएगा तो नीतीश कुमार लिया जाएगा। He has gained that stature. Now he's not second to any other leader in Bihar, right? And he deserves it, right? उस गर्त से उस व्यक्ति ने बाहर निकाला। बाद में क्रिटिसिजम्स हुई हैं और बहुत जायज है क्रिटिसिजम्स कि आपने बार बार पाला बदला, यू नो, तो विकास की गति रुकी, क्योंकि बार बार सरकारें बदलती है तो विकास की गति रुकेगी ही। आप आरजेडी के साथ गए जिसके खिलाफ आपने पूरा अपना कैंपेन किया, वो है, वो मानते हैं। एक चीज जो अच्छी हुई मुझे लगता है कि इस चुनाव में कि एक जो गवर्नमेंट कंप्लेसेंट धीरे धीरे हो जाती है, और गवर्नमेंट के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि जब भी आप 10, 15, 20 साल सरकार में रह जाते हो, खास करके एक ही मुख्यमंत्री, तो शायद वो जो नयापन होता है सोच का, वो करने का जज्बा होता है, वो उसमें कमी आती ही आती है, राइट? ये बहुत नेचुरल है हम सबके साथ। जी जी। तो मुझे लगता है कि वो जो एक थोड़ा सा स्लगलिशनेस शायद आ रहा था इस इलेक्शन में ना, एक अच्छी चीज क्या हुई कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठे ना, वो भी इसलिए मुद्दे उठ पाए क्योंकि जो बेसिक मुद्दे थे ऑलरेडी सॉल्व हो चुके थे। आप कोई सड़क की नहीं बात करता बिहार में, सॉल्व्ड है। अब कोई बिजली की बात नहीं करता, 24 घंटे 22 घंटे बिजली है गांव में, तो कोई मांग ही नहीं रहा उसको। तो अब सब बोल रहे कि ये सब तो हो गया, अब हमको नौकरी दीजिए, अब यहाँ पे इंडस्ट्री लगवाइए। तो ये बहुत अच्छी चीज भी है। तो इस बार ना उस पर बहुत बात हुई, पलायन पे बात हुई, जॉब्स पे बात हुई, इंडस्ट्रीज पे बात हुई। तो हुआ क्या है कि देखिए, जब से सरकार बनी है तो इस बार उसकी पहली बैठक में ही जो डिसीजंस लिए गए कैबिनेट की पहली बैठक में, वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के लिए गए कि 11 नए टाउनशिप्स बनाएंगे, शुगर मिल्स को रिवाइव करने के डिसीजंस लिए गए, अभी डिफेंस कॉरिडोर को एक नया बनाने का डिसीजन लिया गया। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज हुई कि बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, दैट कॉन्वर्सेशन, ये सरकार जो नई वाली है, इसका डायरेक्शन मुझे अच्छा लग रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हो चुका है, आज आप पटना में भी कभी भी जाते हैं तो देखते हैं जितने पटना में पुल होंगे उतने देश के किसी शहर में पुल नहीं होंगे, है ना? मतलब अलग लेवल पे, यू नो, नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स एंड पुल इधर से उधर जा रहे हैं, अंडरपासेस जा रहे हैं, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, फॉर द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट इट होल्ड्स। श्योर। पटना थोड़ा सा, आई थिंक द ट्रैफिक एंड ऑल द थिंग्स, क्योंकि द पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली हाई, थोड़ा टाइम लगेगा। सी आपको ना उस कॉन्टेक्स्ट में कभी भी देखना पड़ेगा, पटना को या बिहार को, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी अनकंपेरेबल है किसी और पार्ट से। Sure. उतना पॉपुलेटेड शहर इंडिया में नहीं है, उसको मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप खेती की बात करते हैं तो लैंड बहुत फर्टाइल है, लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है कि जो लैंड होल्डिंग से बहुत छोटी हो गई है। Sure. है ना? अब लोगों के पास, किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, तो उसमें कोई कैसे ट्रैक्टर घुसा के उसको जोत लेगा? फिर वो मैनुअल फार्मिंग से क्या ही कर लेगा? बटवारा होते 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 एग्जैक्टली टुकड़े हो गए। सो द पॉपुलेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी चीजें एक तरह से लिमिट हो जाती हैं, राइट? तो उस सेंस में बोल रहा हूँ। और नई सरकार में मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, जो नया डायरेक्शन लिया गया है, विच इज, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं ये तो फॉर ग्रांटेड है और आगे भी होता रहेगा। अब बात करेंगे दूसरी चीजों की, इंडस्ट्रीज लाने की। और मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा न्यूज पढ़ रहा हूँ इनफैक्ट, जो इंडस्ट्रीज की बातें हो रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, राइट। तो अगर हम नीतीश जी के सारे पॉलिसीज की बात करें तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि बिहार को दारू मुक्त किया जाए। आप बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इवन दो लाइक मैं लाइव हूँ चैनल पे, बिहार में दारू पाना बहुत ईजी है। अगर मैं अभी भी जाऊं तो आई कैन गेट, इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ एक्विजिशन। द पॉइंट इज, मेरा पॉइंट ये है कि अगर दारू अवेलेबल है ही और पीने वाला पिएगा ही, तो माइट एज वेल आप ही लोग पिलाओ और टैक्सेस लो। मेरा कहना है कि अगर आप आज अगर इजीली टोटल मार्केट में दारू अवेलेबल है लेकिन इलीगल वे में अवेलेबल है, तो क्या आर द राइट पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट इनकम? सो सी, ये एकदम सिंपल इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि किसी भी चीज को आप बैन करते हो ना तो समाप्त नहीं होती है, राइट? बेसिकली इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो आप बेसिकली बैन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? सप्लाई कर्ब कर रहे हो, राइट? तो आप सप्लाई कर्ब कर रहे हो लेकिन डिमांड वहीं का वहीं है।
तो बेसिकली क्या होता है, सप्लाई कर्व कर, अब जब कर्व्स देखोगे तो सप्लाई कर्व कर रहे हो, डिमांड वहीं का वहीं, तो बस प्राइस राइज कर जाता है, राइट। और वो कंजम्पशन भी चूंकि वही है, तो महंगा हो जाएगा। और दूसरा, वो जो सप्लाई में कर्व है उसको एक तरह से उसकी भरपाई करने के लिए काउंटरफिट प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि सप्लाई को बनाए रखना है, तो नकली सामान आने लगेंगे क्योंकि एक्चुअल सप्लाई है नहीं। तो ये वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है, और इसीलिए जनरली बैन्स को नहीं अच्छा डिसीजन माना जाता है। ड्रग्स में भी, अल्कोहल में भी आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज ने ड्रग्स को भी एक तरह से, जो उसका लिमिटेड क्वांटिटीज, एक तरह से उसको नॉन क्रिमिनलाइज कर रखा है। मारिजुआना ये सबको तो लीगलाइज कर दिया है कई कंट्रीज ने इनफैक्ट। तो वो है, मैं मानता हूँ बैनिंग इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अगर वो इम्प्लीमेंटेबल होता तो आप बोल सकते थे, वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम वही है कि अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मेरा ये कहना था कि मेरे इंट्रूसिव थॉट्स है कि लेट द गुड पीपल अर्न फ्रॉम इट, जिनके पहले वाइन शॉप और बार हुआ करते थे। आई एग्री। सो सी, उसमें प्रॉब्लम बस यही है कि जब वो डिसीजन लाया गया था तो उसका इंटेंट सही था। इंटेंट दो थे कि एक तो खास करके ऐसे लो डेवलप्ड सोसाइटीज में क्या होता है, बहुत सारे आप देखेंगे लोग अपनी आधी कमाई दारू में उड़ा देते हैं, और उसके कारण एक तो उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होता है। 200 रुपये कमाया, 100 रुपये का दारू पी गया, तो एक तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हुआ। दूसरा, उसके कारण क्राइम्स बहुत होते हैं, राइट। एक तो ऑन द स्ट्रीट क्राइम्स, और दूसरा फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी अपने घरों में, ठीक। तो जो लाया गया था इंटेंट यही था कि वो दारू छीन लो इनसे, ताकि मतलब वो 200 का 100 रुपये एक तो वर्थ ना करे, ऑन द स्ट्रीट क्राइम्स कम हो, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो। इंटेंट ये था। दारू मिल रही है तो होता क्या है कि जो पैसे बचने वाला कॉन्सेप्ट है उसमें तो शायद मुझे नहीं लगता है कोई चेंज आया होगा। ऑन द स्ट्रीट क्राइम्स में थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि लोग अब कॉग्निजेंट है कि झगड़ा कर रहे पकड़े और पता चल गया दारू पिए तो एक्स्ट्रा सजा हो जाएगी। लेकिन एक जो मेजर कमी आई वो डोमेस्टिक वायलेंस में आई, ये आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। नाउ अ लॉट ऑफ वुमेन हैव रिपोर्टेड दिस एंड स्टडीज हैव शोन दिस कि जब से दारू बैन हुई बिहार में, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में काफी कमी आई है। तो अब इससे होता क्या है कि जैसे हम लोग एज मेल मेंबर्स बहुत लॉजिकली बात कर रहे हैं कि वो बैन का कोई फायदा नहीं है, प्रोहिबिशन हट जाना चाहिए, लेकिन अब जब फीमेल से बात करोगे तो उसमें से बहुत सारी फीमेल्स बोलती हैं बहुत अच्छा चीज किया हुआ है, राइट। और फीमेल्स इसको बहुत सपोर्ट करती है बिहार में। और लॉट ऑफ फीमेल्स जो नीतीश जी का इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है एकदम, वो नीतीश जी को वोट करती हैं इस चीज के लिए कि आपने दारूबंदी की है। सो नाउ अब वो क्लासिक प्रॉब्लम बन गया है, राइट। जो आप बोल रहे हो लॉजिकली वो भी सही है, जिसके टैक्स रेवेन्यूज आने चाहिए, ऑलरेडी गरीब स्टेट है, इतना स्टेट का रिसोर्सेज लगता है दारू पकड़ने में, जेल भेजने में पुलिस लगती है, ऑन ऑल ऑफ दैट। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली बोलना पड़ेगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया था, मैं इसको वापस ले रहा हूँ, जो कि होगा नहीं, पॉलिटिकल है, राइट। और दूसरा, जो महिलाएं आपके सपोर्ट में है ये कहते हुए कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस सच में कम हुआ है, उसका फिर क्या होगा, उसका क्या होगा। सो वो बहुत catch-22 सिचुएशन हो गया है मेरे ख्याल से। उसका राइट आंसर किसी को नहीं पता है, बट या आई एग्री, इट्स अ डिलेमा। और आई थिंक उसमें कोई भी डिसीजन आप लेंगे वो कभी ब्लैक और व्हाइट रहेगा ही नहीं, इट विल ऑलवेज बी ग्रे, क्योंकि उसमें देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत ही, अल्कोहल इज अ वेरी ट्रिकी अफेयर। बिकॉज अगर आप देखा जाए, बिहार को छोड़ दें, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बिहार को हटा ही दे तो पूरी दुनिया ही अल्कोहल लेती है, लाइक पीपल आर पीपल रिगार्डलेस ऑफ ड्रिंकिंग, वो तो है। बट ऑन अ पर्सनल बेसिस आई थिंक दे शुड लीगलाइज इट। बट वही बात हो जाती है आपकी कि चीजें इतनी आपके बोलने से इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक डिसीजन के पीछे 100 चीजों को सोचना पड़ता है, हमारे सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तो ये एक चीज नीतीश जी की तो खैर, व्हेन इट कम्स टू द वुमेन पर्सपेक्टिव तो इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है सिंस ये डिसीजन से। एंड अगर आप अल्कोहल की, अब क्रिमिनल की बात कर रहे थे अल्कोहल से, तो कैन यू टेल अस अभी क्या है, लाइक हाउ इज इट बिहार में, इज इट गेटिंग सेफर नाउ, क्रिमिनलिटी और ये माफियागिरी? सी मैं ये नहीं बोलूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर 100% हो गया है ना, और अब क्राइम्स नहीं होते हैं, क्राइम्स होते हैं ना, अभी भी होते हैं क्राइम्स। और सी मतलब दिस इज सैड टू से, बट एक लेवल का क्राइम हमेशा रहेगा सोसाइटी में। जब तक हम इंसान हैं वो क्राइम होगा ही होगा, क्योंकि देखिए क्राइम्स दो, पुलिस का क्या काम होता है, या तो क्राइम को प्रिवेंट कर ले, या अगर हो गया तो उसको सॉल्व कर ले। पुलिस सॉल्व करने में शायद 100% भी एफिशिएंट हो जाए, प्रिवेंट करने में 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। बिल्कुल, खास करके वैसे क्राइम्स जो पल्स ऑफ द मोमेंट क्राइम्स है, राइट, जो प्लान्ड क्राइम्स नहीं है। मैं आप ऐसे बैठे हुए झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ा होते होते इस लेवल पे पहुंच गया कि हम में से एक ने कुछ क्राइम कर दिया, तो पुलिस के नॉट प्रीएम्प्ट दिस, राइट। तो जब तक इंसान, एक लेवल ऑफ क्राइम्स रहेगा ही रहेगा। हैविंग सेड दैट, स्टेट का रूल ये होना चाहिए कि
आम आदमी को ये कम से कम बस भरोसा हो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल, व्यक्ति व्यक्ति का झगड़ा अलग हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने 10 क्राइम कर रखे, जो बाहर घूम रहा है और 11वां भी कर सकता है, या जो गैंग है वो कर सकता है, वो नहीं होना चाहिए और उसको कुछ नहीं होगा। तो स्टेट का ये रोल है कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम फ्लरिश नहीं कर सकता आपके स्टेट में, जो बहुत हद तक बिहार में रिड्यूस हो चुका है। इनफैक्ट जहां होता भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं होता भी है, तो अब ना वो उतने ओपनली वो बाहुबल से नहीं बोलते हैं कि हाँ हम बहुत बड़े बाहुबली है, गुंडे हैं। वही बोलते हैं नहीं हम तो बहुत शरीफ है, हम तो ये सब में नहीं रहते हैं। दे वांट टू हाइड इट। अब उसको कोई फ्लॉन्ट नहीं करता है, राइट? तो स्टेट का डर है, वो होना चाहिए। दूसरा, जहां कहीं भी प्रिवेंट कर सकते हैं जितना प्रिवेंट कीजिए। जब क्राइम्स हो तो जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में पुलिस की एफिशिएंसी है कि एक तो जो बेसिक चीजें हैं, एविडेंस कलेक्ट करना, फॉरेंसिक्स, चार्जशीट करना, उसको सजा दिलवाना। अभी इलेक्शन के पहले ही इनफैक्ट पटना में 2-3 हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए। विपक्ष ने उसमें बहुत आवाज उठाई, उसमें एक बहुत फेमस बिजनेसमैन थे खेमका साहब। लेकिन एक चीज जो अच्छी की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंदर जो प्लॉट किया था जिस व्यक्ति ने, जो शूटर था, शूटर को मार गिराया। जो प्लॉट किया था व्यक्ति, उसको पकड़ भी लिया गया। इट एक्टेड। सो कम से कम फिर जब आप एक्ट करते हो तो आम लोगों को भरोसा होता है कि सरकार आपके साथ है, और जब आप एक्ट करते हो तो क्रिमिनल्स को भरोसा होता है कि बहुत हाई चांस है कि हम पकड़े जाएंगे। तो अगर कानून का डर, पकड़े जाने का, और उसके बाद सजा पाने का डर अगर हो गया, तो आधे क्रिमिनल्स ऐसे ही डर जाते हैं। बिल्कुल। और जब उनको इम्यूनिटी दिखने लगती है कि कुछ नहीं होने वाला, तो मार के घूम देते हैं। बिल्कुल। तो वो इम्यूनिटी वाला फैक्टर खत्म हो चुका है, वो अब कोई इम्यून नहीं है, क्योंकि सरकार ने, देखिए अगेन ये सब सिग्नलिंग का काम है। सरकार ना, अगर जैसे जब नीतीश जी की पहली सरकार बनी थी तो सबसे पहले हुआ यही कि आप ठीक है क्रिमिनल्स को पकड़ना तो शुरू करेंगे, उनको सजा कैसे दिलाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग, उस समय अभ्यानंद साहब डीजी थे, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया कि हम बहुत बड़े बड़े क्राइम्स को तो प्रूफ करने में ही हमको सालों लग जाएंगे, गवाह भी नहीं मिलते हैं, तो हम पकड़ेंगे सिंपल इलीगल हथियार रखने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जनरली आप घूमता हुआ बाहुबली दिखेगा बिहार में, उसके साथ एक बॉडीगार्ड होगा, उसके पास 1-2 इलीगल गन होगा। ये एकदम बेसिक है। तो उन्होंने कहा बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इलीगल आर्म्स के लिए पकड़ो लोगों को। और इलीगल आर्म्स में क्या है, इलीगल आर्म्स में दूसरा, जब आप पकड़ते हैं किसी को तो गवाह की जरूरत नहीं होती। जिस पुलिस ने कैप्चर किया उसके साथ एक और पुलिस वाला है, उसकी गवाही सफिशिएंट है, तो एक्स्ट्रा गवाह भी नहीं चाहिए, थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। तो इम्प्लीकेट करना बड़ा आसान हो जाता है। और उसमें छोटी ही सजा है, 2 या 3 साल की सजा है, लेकिन 2 या 3 साल की भी सजा आपने दिला दी। एक बार कोई बाहुबली जेल चला गया, जेल जाने के बाद उसकी कमर टूट जाती है, उसका नेटवर्क खत्म हो जाता है, उसका बाहुबल खत्म हो जाता है, उसका इंप्रेशन खत्म हो जाता है, उससे लोगों का डर खत्म हो जाता है, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा चांस है कि थोड़ा संभल कर या डर कर ही बाहर आएगा। बिल्कुल। तो वो इलीगल आर्म्स में बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि उस समय वहां पे ये होने लगे। दूसरा आया कि अब ये पकड़ना तो शुरू करेंगे तो ठीक है, मान लीजिए विपक्ष के जितने बाहुबली है, शहाबुद्दीन है उसको पकड़ लेंगे, हो सकता है पप्पू यादव को पकड़ ले, लेकिन अपने वाले का क्या करेंगे, राइट? तो उसमें नीतीश जी ने भी बहुत स्मार्टली किया। उन्होंने कहा किसी भी पार्टी का हो, फ्री हैंड दे दिया पुलिस को कि मेरी पार्टी को, उसकी पार्टी को मेरे से पूछना भी मत, है ना? तो इनके साथ खुद आनंद मोहन एक तरह से सपोर्ट में थे, उनको पकड़ा गया, है ना? प्रभुनाथ सिंह इनके साथ थे, उनको पकड़ा गया। सुनील पांडे थे, उनको पकड़ा गया। जेडीयू के खुद विधायक थे, भागे भागे फिर उनको पकड़ा गया, और उन्होंने कोई एक्सेप्शंस नहीं लिया। ये सबसे अच्छी चीज की उन्होंने। तो जब स्टेट एक्सेप्शंस नहीं लेता है ना, तो आम आदमी को विश्वास हो जाता है कि हाँ स्टेट बहुत इम्पार्शियल है और उसका इंटेंशन सही है जी। और वो करीब करीब आज तक वो ट्रेंड दिखा है कि एक्सेप्शंस नहीं लिए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो जब एक्सेप्शंस नहीं लिए जा रहे हैं तो लोगों का एक मोटा मोटी विश्वास क्रिएट होता है, फेथ क्रिएट हो जाता है। अब बंगाल और आसाम और यूपी में भी, यूपी की बात, तो अभी SIR का क्रैकडाउन बहुत चालू है जोर शोर से, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि सुनने में आया कि बंगाल में ऑलमोस्ट 70 लाख वोटर्स को खारिज कर दिया गया है। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रियल नंबर? जैसे अगर 70 लाख को इन्होंने खारिज कर दिया है, अब यू बीइंग यू, आप बताइए आपके हिसाब से कितने रियल नंबर्स क्या होंगे वहां पे माइग्रेटेड बांग्लादेशीज के? और जस्ट ऑन इंट्रूसिव थॉट। बड़ा डिफिकल्ट टू कंप्यूट है। देखिए इनफैक्ट 2005 में फ्लोर ऑफ द हाउस पे उस समय मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट था, यूपीए की सरकार थी, कि इंडिया में करीब करीब उनका अनुमान था कि 1.4 करोड़ घुसपैठिए हैं, है ना? उस समय का उनका एस्टिमेट था। वो अब तो काफी ज्यादा होगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि घुसपैठ लगातार होती ही रही। अब ये किस स्टेट्स में कितने कितने गए ये बड़ा डिफिकल्ट है असर्टेन करना, लेकिन आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ज्यादातर बॉर्डर स्टेट्स में ही होंगे, विच इज मोस्टली वेस्ट बंगाल, मोस्टली असम, जी, है ना? उसके बाद थोड़ा बिहार का सीमांचल हो गया, फिर बाकी स्टेट्स में थोड़ा बहुत आपको पाकिस्तान के साइड से घुसपैठ होती नहीं है, हो नहीं पाती है एग्जैक्टली। तो
तो ज्यादा नंबर्स आपको अगर सबसे ज्यादा इंडिया में दिखेंगे तो बंगाल में ही दिखेंगे, वो बहुत ऑब्वियस है। सीमांचल में, क्योंकि बिहार में भी जब SIR हुआ इलेक्शन के पहले सीमांचल में, तो बिहार में टोटल करें 65 लाख नाम कटे। अब इसमें सिर्फ घुसपैठिए नहीं थे, ऐसे समझिए, उसमें बहुत सारे मृत लोग थे ओके, जिनका देहांत हो चुका था, लेकिन किसी ने, सो इलेक्शन कमीशन का जनरली प्रोसेस होता है कि नाम ऑटोमेटिक नहीं कटता, क्योंकि उनको कैसे पता चलेगा आप नहीं है ना, तो वो आपको एक फॉर्म डिलीशन का आपको भर के देना पड़ता है कि मेरा नाम काट दिया जाए यहां से। जी, वो किसी को क्या पड़ी है देने की, तो कोई देता नहीं है वो फॉर्म भर के। बिल्कुल। तो आखिरी बार 2003 में इन लोगों ने चेक किया, तो उसके बाद जो भी मरा आज तक उसका नाम है ही। तो उसमें बहुत सारे लोग मृत थे। सिमिलरली जब लोग परमानेंटली रिलोकेट कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली बिहार में रह रही थी, है ना, तो आपका वहां वोटर आईडी था, आप जब यहाँ आए तो आपने यहाँ बनवा लिया अपना वोटर आईडी, आपको डिलीशन के लिए बिहार में फॉर्म देना पड़ेगा। जो आपको बोलेगा मैं क्यों देने जाऊं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, या आलस में ही नहीं दोगे आप, है ना, तो वहां भी आपका नाम है, यहाँ भी आपका नाम है, दोनों जगह नाम है। आप वहां वोट डालने नहीं चाह रहे हो, लेकिन नाम है आपका वहां पे, 20 साल से 30 साल से आपका नाम है वहां पे, क्योंकि चेक ही नहीं हुआ है। तो परमानेंटली जो रिलोकेट हो उनका भी है सेम डुप्लीकेशन में। अब बिहार में पहले मैं रह रहा था बेगूसराय में, फिर मैं पटना चल गया काम करने, तो बेगूसराय मेरा वोटर लिस्ट में नाम था, फिर पटना गया, वहां मैंने नाम जुड़वा लिया, है ना, तो दोनों जगह मेरा नाम है। इन सारे नामों को जब देखा गया, मृत, परमानेंटली रिलोकेटेड, डुप्लीकेट, और उसके बाद कुछ अनट्रेसेबल जो ट्रेस ही नहीं हो पाया एक्चुअली, तो ये मिला के 65 लाख आया, राइट। अभी यूपी में किया जा रहा है, तो बोल रहे हैं करीब करीब 3 करोड़ ये नंबर्स हैं यूपी में, 3 करोड़ ऐसे लोग हैं, राइट। और होगा भी ना, आप सोचिए 2003 के बाद से एक्सरसाइज ही नहीं हुआ, तो 22 साल में इतने तो मर गए होंगे लोग जितने हट जाना चाहिए, राइट। बंगाल में भी वेरी सिमिलर, अगेन नंबर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बंगाल में प्रोपोर्शन हाई होगा। वन, कि ये नॉर्मल जो मरने वाले, परमानेंट रिलोकेट वाले, ये तो होंगे ही होंगे, जो ये अनट्रेसेबल वाले हैं ये भी होंगे बहुत सारे। अनट्रेसेबल कैसे होंगे, अब उन्होंने नाम तो समय जुड़वा लिया, यहाँ आधार कार्ड बनवाया, वोटर कार्ड में नाम जुड़वा लिया उन्होंने, अब जब SIR हो रहा है, जब उनको एनुमरेशन फॉर्म भरना पड़ रहा है, तो अब उनको डर है कि ये फॉर्म भरेंगे तो चेक होने लगेगा, मुझे प्रूफ करने को कहा जाएगा, तो मैं फंस जाऊंगा, तो फॉर्म नहीं भरते, है ना। तो या तो फॉर्म नहीं भरेंगे, या आप देख रहे हैं बहुत सारे लोकेलिटीज से लोग अभी भाग रहे हैं बांग्लादेश की ओर, राइट, कि यार अभी निकल जाओ यहाँ से, झूठ मूठ का आएंगे, सही समय है, सही समय है, आएंगे, सवाल पूछेंगे, फॉर्म भराएंगे, फिर हो सकता है पकड़ ले। दे आर ऑल्सो अनसर्टेन कि क्या किया जाएगा जब पता चल गया कि हम यहाँ के नहीं है, तो अनसर्टेनिटी में वो लोग वापस भाग रहे हैं। तो ये जो लोग हैं अनट्रेसेबल निकल के आएंगे। अब वहां पे नाम दिख रहा है कि केतन नाम है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई केतन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे मुझे। मैं पूछ रहा हूँ केतन, बोले मुझे नहीं पता कौन केतन। तो फाइनली मैं लिस्ट पब्लिश करूंगा कि इन लोगों का नाम मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, और वो जनरली प्रोसेस होता है कि जो वहां का बूथ है वहां पे आप चिपका देते हैं जाके कि ये लोग हमें नहीं मिले हैं, या मृत हैं, या रिलोकेटेड है। उसमें किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है तो आके बोल सकता है, अरे मैं तो यही था, आपने मेरा नाम इसमें क्यों डाला है, तो बोला अच्छा तो ये भर के दे दो, हम नाम डाल दे रहे हैं। तो उस पर जब ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगे तो फाइनली फिर वो डिलीट हो जाते हैं, और फिर ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाता है ना, कि ये फाइनल हमारा ड्राफ्ट रोल है, इसमें भी कोई आपत्ति है तो बता दो हमें। सो नाउ विद दैट प्रोसेस आई थिंक बंगाल में जो ये अनट्रेसेबल वाला नंबर्स होगा ये स्ट्रांग आएगा, क्योंकि जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांग्लादेश के अलाउंग करीब 8 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं बंगाल के ऊपर। जो गया कूच बिहार है, जो असम का चिकन नेक है, वहां से आप शुरू करोगे, जलपाईगुड़ी है ना, दिनाजपुर है, नॉर्थ साउथ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, साउथ 24 परगनास, ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स एक्सपोज्ड है बांग्लादेश, राइट। दूसरा दिक्कत क्या है कि ये बॉर्डर उतने स्ट्रांगली फेंस्ड है नहीं जितना हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर फेंस्ड है, राइट। तो बहुत फ्री फ्लो ऑफ, एक तरह से कहें आप, पीपल एंड गुड्स है, राइट। तो SIR में आएंगे ना, बहुत स्ट्रांग नंबर्स आने वाले। तो बीच में ममता बनर्जी जी का भी कुछ स्टेटमेंट सुना गया था कि अभी रिसेंट नहीं, इट हैज कुछ साल हो गए होंगे, कि अगर हमारे यहाँ कोई बाहर से आ भी रहा है तो हम विल मेक श्योर कि उन्हें समहाउ किसी ना किसी तरीके से हम यहाँ पे व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, अकोमोडेट करें। तो ये एक्चुअली उनका इंटरव्यू भी देखा गया, जबकि आयरनी ये है, सुनने में आता है कि ममता बनर्जी जी का जो राइज आया है बंगाल में, वो पूरा कम्युनिज्म क्रैकडाउन पे ही उनका राइज आया है। इनफैक्ट आप 2004 के आसपास का आप देखिए, एक वीडियो क्लिप है जिसमें ममता बनर्जी उस समय MP थी, और वो लोकसभा में स्पीकर के चेयर के सामने जा रही हैं और हल्ला कर रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिए भरे हुए हैं, मैंने देखा है, इनको बाहर निकालिए, राइट।
और वो पेपर का एक बंच होता है स्पीकर के चेयर पे फेंक देती हूँ गुस्से में जी कि इन घुसपैठियों को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है, बिल्कुल ये पूरे बंगाल में भर चुके हैं जी। और आज उसी को सपोर्ट कर रहे उसी को वो सपोर्ट, आयरनी देखिए। हाँ। फिर इनफैक्ट 2009 के चुनावों के पहले वो चूंकि वो यूपीए की सरकार में पार्टनर थी तो उन्होंने सरकार को बोला कि आप बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए, क्योंकि नहीं तो वहां पे सीपीएम बूथ लूट लेती है सारे, तो मुझे वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए। फिर केंद्र ने भेजा वहां पे, और आज जब फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे जाते हैं तो कहती है कि पैरामिलिट्री क्यों भेज रहे हो तुम्हें आप। पॉलिटिशियंस आर लाइक दैट। आप जिस चीज से भागते रहते हो उसका क्योंकि कल तो सीपीएम को वोट दे रहे थे ना सारे, राइट, तो उनका विरोध आप कर रहे थे, अब सब आप ही को वोट देते हैं। इन्हीं के हैं, राइट। ओवैसी जी के बारे में आपके क्या विचार है, थोड़ा बताइए। जैसे कि अभी हमने बीच में देखा था कि कश्मीर में जो कांड हुआ है, जो बहुत हत्या हुई हिंदुओं की, उसमें ओवैसी जी ने बहुत सारे कंट्रीज जाके खूब बेइज्जती की पाकिस्तान की, और बताया गया है कि हम इंडियन मुस्लिमों से अपने आप को कंपेयर मत करो, और हम अलग चीज हैं, हमें अपने साथ तुलना, हमें अपने जैसा समझो भी मत। तो ओवैसी जी का भी एक जो पहले था, मतलब एक पॉलिटिकल पोर्ट्रेट था कि बहुत ही मुस्लिम ओरिएंटेड है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि भैया हम तो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों का क्या। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उनकी एक अलग छवि थोड़ी सी बाहर आई, उन कहीं ना कहीं एक फीलिंग उनमें दिखी कि हाँ ठीक है, हिंदू मुसलमान हम अपने घर में करते रहेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशन देन वी आर वन। तो इस पे आपका मतलब ओवैसी जी का अप्रोच कैसा लगा आपको? नहीं, आई एग्री। और इनफैक्ट मुझे लगता है जो दूसरी पार्टियां हैं और उनके नेता हैं जी, जो एक्चुअली मुस्लिम्स नहीं है बट हु ट्राई टू बी मोर मुस्लिम देन मुस्लिम्स, उनको सीखने की जरूरत है। क्योंकि जब वो इतने एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं कि कि मंदिर नहीं जाएंगे कहीं नाराज ना हो जाए ये लोग, है ना, राम मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हैं जस्ट टू गार्नर वोट्स, उनको शायद एक सिग्नल या मैसेजिंग दे दिया या तरीका दे दिया उन्होंने। वैसे साहब उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जैसे हमारे भी मतभेद है, मैं उनके बहुत सारी चीजों से नहीं सहमत, बिल्कुल ठीक है, उनके बहुत सारे भाषणों से, उनके भाई के भाषणों से सहमत नहीं हूं बिल्कुल जी। लेकिन इस एक मुद्दे पर उस व्यक्ति ने ये कहा कि धर्म पहली आइडेंटिटी नहीं हो सकती है, पहली आइडेंटिटी नेशनैलिटी है। तो सिर्फ आप मुसलमान हैं इसलिए पाकिस्तान वाले भाई नहीं हो जाएंगे, पहले इंडिया के जो लोग हैं वो हमारे भाई रहेंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मुझे लगता है बहुत वेलकम करना चाहिए। हुआ भी, सब लोगों ने इस चीज को बहुत सराहा है, उनको फॉरेन डेलीगेशंस में भेजे गए हैं। बाकी पार्टीज अगर इससे थोड़ा बहुत सीख पाए मुझे लगता है, और जो बहुत ब्लेटेंट एक प्रकार से फिर से वही अपीजमेंट के एक्सट्रीम में चीजें करती है कि कुछ भी आया तो उसका विरोध कर दो, कि वक्फ आया तो विरोध कर दो, एनआरसी आया तो विरोध कर दो, एसआईआर आया तो विरोध कर दो, राम मंदिर बना तो विरोध कर दो, वो एक्सट्रीम्स पे वो नहीं जाए। अगर ओवैसी जी का ये भी तो कहते हैं कि ओवैसी जी जहाँ पे मुस्लिम वोट को बांटना है, ओवैसी जी अपनी पार्टी लेके पहुंच जाते हैं। तो क्या ये बात सच है कि मतलब आपका क्या मानना है इस पे? जैसे अभी बिहार में क्या हुआ, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी पार्टीज आइडेंटिटी के नाम पे वोट तो ले लेती है लेकिन एक्चुअली उनके लिए बहुत कुछ करती नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स का ही वोट आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस इंडिया में लेते रही है पिछले 70 वर्षों से, शुरुआत से लेकर आज तक। नेशनली, रीजनल में आप देखेंगे तो यूपी में समाजवादी पार्टी उनका वोट लेते रही है, बिहार में आरजेडी उनका वोट लेते रही है। लेकिन जब आप देखेंगे कि उसी समाज के लिए क्या कोई अफर्मेटिव एक्शंस इन लोगों ने लिया जो कि एक्चुअली उसकी तस्वीर बदलता और इमोशनल नहीं, तो शाह बानो वाला जजमेंट किसको फायदा हुआ उस लॉ से? उससे तो नुकसान ही हुआ ना। बिल्कुल। ये ट्रिपल तलाक हम बनाए रखेंगे क्योंकि मौलवी साहब बोल रहे हैं, तो किससे किसी को फायदा हो रहा है क्या? नुकसान ही हो रहा है। तो क्या उसके लिए आपने कोई ऐसा अफर्मेटिव एक्शन लिया कि उसकी हालत में सुधार आ गया? फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 90 में बिहार में भागलपुर के दंगे होते हैं, 89 में। 90 में लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 89 में जब भागलपुर के दंगे होते हैं तो कहा जाता है एक प्रकार से कांग्रेस ने ढंग से उसको कर्व करने की कोशिश नहीं की, रिएक्ट नहीं किया, तो जो उनका वोट बैंक था कांग्रेस का, मुस्लिम्स का, वो हमेशा के लिए उनसे छिटक गया और वो आ गए जनता दल के साथ जी। और फिर जो लालू प्रसाद यादव मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, तो उस प्लैंक पर वो सीएम तो बन गए, लेकिन भागलपुर दंगे के जितने भी आरोपी थे, भागलपुर दंगे में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए, उनके जितने भी हथकरघा उद्योग था पूरा नष्ट हो गया। लेकिन अगले 15 वर्षों तक उनकी सरकार रही, उसमें आइडेंटिफाइड थे लोग, चिन्हित थे जो दंगे में जिनका सबसे मुख्य भूमिका था। 15 वर्षों तक उन लोगों को सजा नहीं दिलाई गई। क्यों? क्योंकि उनको लालू जी के जाति से आते थे। और फिर इनको सजा कब हुई? 2007 में, जब नीतीश जी की सरकार आई, आते के साथ 2 साल में सजा हो गई। तो अब देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि उन्हीं 15 वर्षों तक उन्हीं से वोट लेते रहे, लेकिन जब एक एक्शन लेने की बारी आई तो नहीं लिया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
इस बार भी बिहार में यही नैरेटिव चला कि हम हमेशा इनको वोट देते रहते हैं। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित किया, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया, किसी मुसलमान को क्यों नहीं घोषित किया डिप्टी सीएम, है ना? एक मल्ला समाज से आने वाले व्यक्ति को डिप्टी सीएम घोषित किया, अच्छी बात है, लेकिन उनकी संख्या तो 2.5% है, हम 18% है, साल दर साल आपको वोट देते आए हैं। क्या हम डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं? 2005 में याद होगा आपको, जब हंग असेंबली थी बिहार में और रामविलास पासवान ने एक तरह से वीटो दे दिया था कि अगर, मैं ऐसे समर्थन देने को तैयार नहीं हूं किसी को भी, लेकिन अगर आरजेडी कोई मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देगी तो मैं समर्थन दूंगा। तो आरजेडी ने कहा नहीं, ये नहीं होने जा रहा। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, जब भी मौके आए हैं, एग्जाम्पल्स आए हैं एक्चुअली उस समाज का भला करने की, तो उन लोगों ने नहीं किया। और इसलिए इस बार भी जब ऐसा हुआ तो वैसे बिहार आए और उन्होंने इस बात को पूरा भुनाया, हर जगह बोला कि देखो जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो तुम भूल गए, तुम्हें भूल गए ये लोग। तो फिर उनको लगता है ना कि यार सही बात ही बोल रहा है बंदा, कि ये कितना भी हमारे वोट ले लेंगे, हमारे लिए सब वक्फ का विरोध कर रहा है, ये वो जितना भी इमोशनल इश्यूज पे खेलेंगे, फायदा हमारा नहीं करने कुछ नहीं होगा। और इसीलिए वो कनेक्ट करते हैं उस व्यक्ति से ज्यादा, राइट? और इसलिए जहां भी थोड़ा मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन है पॉपुलेशन का, तो जैसा सीमांचल में तो 6 सीटें जीत के आ गए वो, राइट? बाकी जगहों पे भी थोड़ा थोड़ा असर होता है, लेकिन जहां कहीं भी दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर है जो वोट भी ले रहा है और एक तरह से उनको विश्वास है कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो वहां वोट स्प्लिट बहुत ज्यादा नहीं होता। फॉर एग्जांपल बंगाल में देखिए आप, बंगाल में मुस्लिम्स टीएमसी को वोट करते हैं अभी, एकदम एकमुश्त करते हैं। और ममता दीदी ने भी एक तरफ से रेसिप्रोकेट किया है बहुत सारी चीजों में। तो जैसे वो दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन था तो उसको पोस्टपोन करवा दिया क्योंकि मुहर्रम है। और ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। संदेश खाली में देखिए क्या हुआ, राइट? मुर्शिदाबाद के दंगे हुए, देखिए अभी तक उसमें किसको जस्टिस मिला, राइट? तो वहां के मुस्लिम्स को लगता है कि सरकार हमारे साथ है, ममता दीदी हमारे साथ है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो वहां शायद वो वोट स्प्लिट ना हो। लेकिन जहां कहीं भी ये दिखने लगेगा कि ये जो एग्जिस्टिंग वाली सरकार है जिसे हम वोट दे रहे हैं, ये हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, हमारे साथ नहीं है, तो वहां फिर वैसे ही उसको डेंट करना शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है। देखिए अब बहुत इलेक्टोरली देखेंगे तो आई वुड से यस, इलेक्टोरली ही बात करते हैं। यस 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 बिल्कुल, क्योंकि बहुत ये क्लियर है कि वो जो पॉपुलेशन है बीजेपी को वोट नहीं देती है जी। अगर वो एक मुश्त कहीं एक तरफ वोट जाएगी तो ऑफ कोर्स पार्टी को फायदा होगा, उसमें जितना ज्यादा स्प्लिट होगा उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। बिल्कुल। तो ये तो मतलब इलेक्टोरली यस, नो डाउट्स अबाउट दिस, राइट। और जहां तक आपने कहा कि मतलब डिसएग्रीमेंट की बात, तो ओवैसी जी ने जो कांड हुआ था कश्मीर वाला, उस समय भी बोला था कि मेरा मोदी जी से पटता नहीं है और मैं आई डोंट अग्री विथ मोदी जी, बट व्हेन इट कम्स टू नेशन फर्स्ट, दैट्स अगेन एंड हेंस आई एम सेइंग ही शुड बी अप्रिशिएटेड ऑन दैट स्टांस, फॉर दैट उनकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए उस स्टांस के लिए। और उस पूरे दौरान उन्होंने एक तरह से एक रास्ता दिखाया देश के मुसलमानों को, मुस्लिम लीडर्स को और वैसी पार्टियों को जो मुस्लिम हितों की बात करती है कि मुस्लिम हितों की बात करने के लिए आपको देश के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, है ना? सो फॉर एग्जांपल हम राष्ट्रगान में खड़े नहीं होंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज आप मुस्लिम प्रेम करते हैं। बिल्कुल, दैट्स स्टूपिड। सो ही शोड दैट डायरेक्शन। अभी सुनने में आया कि बाबरी मस्जिद की भी नींव रखी गई, तो उसके बारे में भाभी कुछ अपडेट दीजिए। तो नहीं, सो सी प्रॉब्लम यही है कि इस देश में जितनी जनसंख्या है जी मुस्लिम समुदाय की, हर दिन कहीं ना कहीं मस्जिद बन रहे होंगे, छोटा मोटा हर दिन बनता होगा एक आध। तो क्या कहीं पे किसी ने विरोध किया मस्जिद बनने का? नहीं। तो यहां विरोध क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि आप बोल रहे हो कि हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। किसके नाम पे? एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे जिसको हमारा देश आक्रांता मानता है जी, जिसको हमारा देश मानता है कि वो यहाँ पे आके न सिर्फ यहाँ के लोगों की हत्याएं की, यहाँ की संस्कृति सभ्यता की हत्या की उस व्यक्ति ने जी, है ना? तो उस आक्रांता के नाम पे ही क्यों तुम्हें एक मस्जिद चाहिए? तुम्हें मस्जिद ही बनानी है तो अपने समाज के जो सबसे शिक्षित लोग हैं, वैसे लीडर्स हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, इनके नाम पर बनाओ मस्जिद जी जी जी, है ना जी। तो रादर देन डूइंग दैट, ये कहना कि वहां पे बाबरी मस्जिद हटी, वहां पे राम मंदिर बना तो अब यहां बनाएंगे, वहां पे अगर बना भी तो कैसे बना? कोर्ट के आदेश से बना ना। बिल्कुल। और कोर्ट के आदेश में एक और अलग आदेश क्या था कि 5 एकड़ की भूमि अलग से दी जा रही है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जी, उसे भी एक्सक्लूड नहीं किया गया जी। तो ये तो कोर्ट का वर्डिक्ट है, सब लोगों ने माना इसको, तो फिर इस पे कंटेंशन क्रिएट करके कि यहां पे हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये मुझे लगता है बहुत खतरनाक है। और जो भी इसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी बड़े जो एक तरह से उन्माद होते हैं इसी प्रकार से शुरू होते हैं।
अभी ठीक है, उनको ममता दी ने निलंबित कर दिया है पार्टी से, लेकिन ये स्टेज पर क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इतने वर्षों से इसी तरह की चीजों को सपोर्ट करती रही है जी। राइट। तो धीरे धीरे मन बढ़ना बोलते हैं, धीरे धीरे मन बढ़ता है। एक चीज करके देखा, अच्छा किसी ने कुछ नहीं बोला तो दूसरा कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। तो करते करते आज वो व्यक्ति यहां तक पहुंच गया। उसी मुर्शिदाबाद में कुछ महीने पहले दंगे हुए इतने ज्यादा, है ना, कैसे बहुत टारगेट करके उन घरों के बाहर वो काला पेंट फेंका गया, वो मार्क करने के लिए कि हिंदू घर है, फिर उसको टारगेट किया गया, लोगों की हत्याएं हुई। उसी मुर्शिदाबाद में अभी देखिए कुछ महीनों बाद अब एक बाबरी मस्जिद की बात आ रही है, वहां पे 2/3 पॉपुलेशन हो गई है मुस्लिम्स की, क्योंकि सरकार धीरे धीरे संरक्षण देते रही है। अभी और किसी की वहां पे सरकार होती तो क्या उसकी हिम्मत होती वहां पे ये करने की? बिल्कुल संरक्षण है ना। लेकिन फिर से इस देश में मुझे नहीं लगता है इतना आसान है कि लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे कि अब बाबरी मस्जिद बनाओ, हम बनने भी देंगे। वो होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि मैसेज गलत जाता है। वो नाम टॉलरेंस की लिमिट्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते ना। देखिए टॉलरेंस ये है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, लेकिन जहां पे वैसे व्यक्ति के नाम पे मस्जिद बनाने जा रहे हो जो हम, और सिर्फ हिंदुओं के लिए, वो तो सबके लिए आक्रांता था ना। इसमें से ज्यादातर लोग तो कन्वर्ट हुए होंगे उसके आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके पूर्वजों को भी उसने प्रताड़ित किया है, बिल्कुल, और वही व्यक्ति आपको मिल रहा है पूरे देश में एक मस्जिद का नाम रखने के लिए, विच इज वेरी सैड। अभी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बीच में हेमंता बिस्वा जी का भी आया था इंटरव्यू की, वी आर ऑलरेडी लाइक मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेट, और एक तरीके का उन्होंने बोला था आई एम वार्निंग द कंट्री, या ऐसा ही कुछ था, एग्जैक्टली नहीं, कि आने वाले 10 to 15 ईयर्स में आसाम की हालत बहुत खराब होने वाली है। इट वाज लाइक अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम हिम। तो उस पे आपका क्या कहना है कि आसाम की जो डेमोग्राफी है अबाउट द पॉपुलेशन, ये ऐसी क्यों है? व्हाट इज द वन रीजन? इज दैट इन्फिल्ट्रेशन जो आप माइग्रेशन बोल रहे हैं ऑफ, एंड व्हाट कुड बी द अदर फैक्टर्स? नहीं, सो कंटिन्यूअस इन्फिल्ट्रेशन होते रहा है, आज से नहीं, जब से पार्टीशन हुआ तब से लेकर आज तक। और फिर क्या हुआ है कि उन्हीं लोगों को ना, क्योंकि सक्सेसिव सरकारों ने कभी ये कोशिश नहीं की उसको मार्क करने की। जो यूएनएचसीआर भी है ना, जो रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस डिफाइन करती है, वो क्या कहती है कि अगर किसी कंट्री में रिफ्यूजी आते भी हैं तो उनका एक यूएनएचसीआर कार्ड होता है, रिफ्यूजी कार्ड होता है, वो बनवा ले, तो कहे कि हम इस देश में एक रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, और उससे उसको कुछ प्रोटेक्शन ही मिलते हैं, जैसे खाने पीने का, ये सब उनको राशन वाशन मिलता है, लेकिन दे हैव टू बी आइडेंटिफाइड। लेकिन इंडिया में जो ज्यादा घुसपैठिए आते हैं वो ये कार्ड नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि तो फिर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। बिल्कुल, राइट। तो सक्सेसिव सरकारों ने कभी मार्क करने की कोशिश नहीं की कि कौन यहां का है, कौन घुसपैठिया है। तो जो लोग आज जैसे आइडेंटिफाइड है कि कॉलोनी में आके बस गए, अब ये 10 लोग हैं घुसपैठिए, लेकिन जनरेशन दर जनरेशन होते 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 वही वो वहां के ओरिजिनल बाशिंदे हो गए, राइट। तो ऐसी कॉलोनीज बस गई, डिस्ट्रिक्ट्स में से कॉलोनीज बस गए, जो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि उसमें कौन यहाँ पहले 30 साल पहले था और कौन यहाँ पे नहीं था, राइट। कई लोग उसी में आके इंटरमिंगल हो गए, मिक्स हो गए, शादियां हो गई, राइट। तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। कि अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? बताएगा कौन आपको? बताएगा भी नहीं, क्योंकि वो उसी समाज के लोग हैं। तो उसमें से आइडेंटिफाई कराने वाला ही भी नहीं बच रहा आपको, राइट। हाउ डू यू आइडेंटिफाई, राइट। आधार कार्ड बनाने, सब इतना सिंपल प्रोसेस है कि एवरीबडी गेट्स इट, राइट। तो क्या प्रोसेस है? इसलिए एनआरसी लाया जा रहा था कि एनआरसी इज अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस, कि आप घूम घूम के, जैसे बीएलओ अभी एसआईआर के लेकर घूम घूम के यू जनरली क्रिएट द रजिस्टर कि ये गांव है, ये परिवार है, इसमें ये है, ये है, ये है। ज्यादातर आइडेंटिटी कार्ड्स वो दिखा देंगे, और जहां नहीं भी दिखाया तो उसके प्रोसेसेस थे कि वहां का जो मुखिया है, सरपंच है, वो बताएगा ना कि हाँ इनका परिवार था, इनका लीनिएज ये थे, यहाँ रहते हैं, इनका खेत यहाँ पे, सो वो एस्टैब्लिश हो जा रहा है। तो उसके बाद कम से कम कोई नया व्यक्ति आएगा भी तो हमें पता रहेगा नया व्यक्ति है ये, इसका नाम नहीं रजिस्टर में, राइट। दैट्स द लॉजिक। उसका इतना ज्यादा विरोध हुआ, जैसे कि वो अत्याचार हो रहा है, राइट। देश में क्या क्या नहीं हुआ उसपे वो देखिए। तो इसलिए मुझे लगता है, और असम, बंगाल, ऐसे स्टेट्स, सी व्हाट हैपेंस इज, कई बार आप जो थ्रेट होता है उसके मैग्नीट्यूड को तब तक एसेस नहीं कर पाते हैं जब तक कोई थ्रेशोल्ड पार नहीं करता है। तो एक दिल्ली में बैठे व्यक्ति को, बॉम्बे में बैठे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि घुसपैठ से क्या हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, 4 लोग ज्यादा रह रहे होंगे, हाउ डज इट मैटर, राइट। ये वही लोग प्रॉब्लम बता पाएंगे जो उसको वहां पे फेस कर रहे हैं। तो आज अगर आपको घुसपैठ से प्रॉब्लम जानना है तो मुर्शिदाबाद के हिंदू से जाके पूछिए, वो आपको बताएगा प्रॉब्लम क्या है जी। इसको पलायन करना पड़ रहा है वहां से, जिसको वहां पे डर रहता है कि कब दंगा हो जाएगा तो कब लोग अटैक कर देंगे, राइट। जिसको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए भी सोचना पड़ता है 4 बार, वो आपको बताएगा। जब ये पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड एक सर्टेन लेवल इंक्रीज कर जाता है, वो 30%, 35%, 40% इंक्रीज कर जाएगा, तो असर्शन शुरू होगा।
वही असर्शन है बाबरी मस्जिद, ये मुर्शिदाबाद में ही क्यों हुआ, ये नागपुर में क्यों नहीं हुआ? हो सकता है या नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहां पॉपुलेशन 2/3 है, राइट? फिर ऐसे ऐसे स्टेप्स होंगे। मुर्शिदाबाद के दंगे क्यों हुए? क्योंकि वहां पॉपुलेशन उतनी एक्सट्रीम्स है। फरहाद हकीम जो विधायक है वो कलकत्ता में ब्रिगेड ग्राउंड में इतना बड़ा तमाशा क्यों कर पाता है? क्योंकि सरकार का समर्थन है, राइट? तो जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा तब आप चाहेंगे भी तो उसको पलट नहीं पाएंगे, राइट? तब बहुत देर हो चुकी होगी, राइट? फिर हो सकता है बहुत लोगों की आंखें खुला, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट नो, यू कैन नॉट चेंज इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा कि यार ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ये दिख रहा है कि 20 साल के बाद ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा, राइट? तो कुछ करना चाहिए इसके लिए अभी से हमको, राइट? एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। अपने पास एग्जांपल है, लेबनान का एग्जांपल देखिए आप। लेबनान इज अ कंट्री जस्ट इजराइल के नॉर्थ में, आपको दिखेगा। लेबनान स्टार्टेड एज अ क्रिश्चियन कंट्री, जूइश कुछ थे, क्रिश्चियन थे इनफैक्ट वहां पे, और धीरे धीरे चूंकि सीरिया के जस्ट बगल में, राइट, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल ऑलमोस्ट था। धीरे धीरे वहां पे चूंकि इराक वॉर्स हुए, इतने सारे वॉर्स हुए, तो वहां पे बहुत सारे लोग आके बसे। अभी वहां की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की। वहां पे फिर उन लोगों को जाके लॉ बनाना पड़ा। अब जैसे वहां पे लॉ है, आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां के जो पोजीशन है वो डिफाइंड है कम्युनिटीज के लिए। जैसे प्रेसिडेंट अगर क्रिश्चियन होगा तो प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम होगा। ओके, इट्स अ 50-50 काइंड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश। करेक्ट। और उस कंट्री की जब हालत देखी, यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली प्रॉस्परस नेशन, ओके, राइट? अब वहां पे डिफाइंड है। फिर शायद चीफ जस्टिस या जो लीडर ऑफ द हाउस है वो फिर एक जू से आएगा, तो ऐसे डिफाइंड है वहां पे कम्युनिटीज। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इवन टर्की जो आज कंप्लीटली इस्लामिक स्टेट है, कंट्री है, इवन टर्की वाजंट एन इस्लामिक कंट्री। फिर भी क्योंकि टर्की क्या था ना, क्यों जो खलीफा होता था मुसलमानों का, जो उनको एक तरह से सुप्रीम अपना गुरु मानते हैं, जी, राइट, सारे विश्व के सारे देश, तो खलीफा टर्की में ही था, कैलिफेट। तो आपको याद होगा जो खिलाफत मूवमेंट था इंडिया में 1920 में, वो उसी लिए शुरू हुआ था क्योंकि टर्की का जो खलीफा था, वो जो एक पोजीशन थी, वो ब्रिटिशर्स उससे ले रहे थे और उसको डिवाइड कर रहे थे। तो टर्की एनीवे तब भी था, लेकिन देयर आर एग्जांपल्स। यूरोप इज एन एग्जांपल, लंदन इज एन एग्जांपल, राइट, कि घुसपैठ से क्या लंदन तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो तो जो बहुत ही बेकार है। सो आई थिंक बहुत स्ट्रांग ये पोजीशंस लेने पड़ेंगे हमें, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लीन अप करना पड़ेगा। देयर इज नो टू वे अबाउट इट, राइट? बहुत ह्यूमनली ही करिए, ढंग से करिए, प्रोसेस से ही करिए, बट आप जितना इसको डिले करेंगे उतना खतरनाक होगा देश के लिए, राइट? इवन व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, तो फिर देयर इज लाइक यूरोप में पोलैंड इज अ कंट्री जिसने नहीं लिया ही। अभी जैसे पोलैंड अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली, तो यूरोप का बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है पोलैंड, बेस्ट परफॉर्मिंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड मोस्ट स्टेबल, फास्टेस्ट ग्रोइंग। जबकि पोलैंड एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप देखेंगे तो एकदम वो गिव अप कर लिया था उस नेशन पे लोगों ने, राइट? और अभी सबसे ज्यादा जर्मनी, फ्रांस, स्पेन सबको हटा दिए, स्कैंडिनेविया सबको हटा दीजिए, पोलैंड में सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, right. सारे इन्वेस्टर्स पोलैंड जाना चाह रहे हैं। इवन जर्मनी में आजकल ये रिलीजियस इश्यूज बहुत ज्यादा है, करेक्ट। इवन आप रिसेंटली कुछ दिन पहले देखा गया था कि नाउ द अथॉरिटीज लाइक द जर्मन अथॉरिटीज थोड़ा अब वो समझ में टाइटनिंग देयर हैंड्स आउट, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज लिए थे। अंजेला मर्केल थी, उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड लिया कि हम रिफ्यूजीज लेंगे, और शो करने के लिए कि हम सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज लेंगे ताकि बाकी कंट्रीज भी कुछ ले। हमें गिल्ट है और हम इसका वो उनको हैंगओवर है, वो अपना उस समय का, तो उन्होंने ले लिया रिफ्यूजीज। अब दे आर रियलाइजिंग इट।